अगर कॉलम की बात करें तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो R1 में करना क्या है, R1 में ऐड करना है R3 को, इसके सारे एलिमेंट्स को इसमें ऐड करना है, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब देखो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस वाले सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन पे अप्लाई करने पर मैट्रिक्स मिला है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। दोनों ही बातें सेम है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, पहला मेथड आपको पहले बताया जा चुका है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से भी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन किस टाइप से अप्लाई किए जाते हैं किसी मैट्रिक्स पर, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखिएगा क्या क्या है और इसमें क्या क्या होने वाला है वो आपको पहले ही आगे बता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बोल लो या ऑपरेशन बोल लो, बात सेम है, ठीक है। वो कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। कितने होते हैं ये हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इनको किस पर अप्लाई किया जाता है, तो इनको किसी भी मैट्रिक्स के रो या फिर कॉलम पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर हम रो पर अप्लाई करते हैं सिर्फ तो उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, और अगर कॉलम पर अप्लाई करते हैं तो उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है। और इसको अब देखो हमारे पास क्या है, 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ठीक है। उनमें से हमारे पास पहला क्या है वो जानो, ठीक है। तो तीनों में से पहला हमारे पास जो है सबसे इजी और सबसे बढ़िया ये है। देखो क्या है, पहला ऑपरेशन हमारे पास ये है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या फिर कॉलम्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि किसी भी मैट्रिक्स में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या फिर कॉलम्स, ठीक है। या तो 2 रोज को इंटरचेंज किया जाएगा या फिर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो, और इस वाली इसको यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को यानी कि इसको लिखा कैसे जाएगा, डिनोट कैसे करेंगे, तो वो भी देख लो। यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक इस टाइप का मैट्रिक्स है, और इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, मतलब कि अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R2 के प्लेस पर R3 आ जाएगी और R3 के प्लेस पर R2 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इंटरचेंज का मतलब, ठीक है। अगर कॉलम की बात करें तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, मान लो अगर हम R2 को R3 से इंटरचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 इंटरचेंज R3 से, ठीक है। और जब इसको इसमें अप्लाई किया जाएगा तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। फर्स्ट रो में तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, फर्स्ट रो को वैसे लिख दो 1 4 और 2। सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज किया जा रहा है, यानी कि सेकंड वाली थर्ड के प्लेस पे, थर्ड वाली सेकंड के प्लेस पे आ जाएगी। ये हो जाएगा -3 2 1 और ये वाला नीचे आ जाएगा -2 4 1, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन को इसमें अप्लाई करने पर ये कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमने अभी आपको बताया रो के लिए। अगर यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन को हम कॉलम पर अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस वाली मैट्रिक्स में C1 इंटरचेंज C3 से, ठीक है। यानी कि C1 को इंटरचेंज किससे कर रहे हैं, C3 से। C1 हमारे पास ये है, C3 हमारे पास ये है, इनको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। देन हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगी, देन देखो C1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, C3, यानी कि 2 1 और 1 यहाँ आ जाएगा। C2 में कोई इंटरचेंज नहीं हुआ तो वो वैसे ही लिखा रहेगा 4 4 और 2। अब C3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, तो 1 -2 और ये -3, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स से हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई है। और कैसे आई है, यहाँ पर हमने इस वाली एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई किया है, यानी कि C1 इंटरचेंज C3 किया है और इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे और ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाके रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था जो कि आपके सामने है, ठीक है। ऐसे ही 2 और हैं, ये तो पहला था। अब सेकंड और थर्ड क्या है वो जान लो, है ना। देखो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है।
और ये सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि ये हमेशा एक दूसरे में आपको देखने को मिलेंगे जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है मल्टीप्लाइंग, सेकंड है मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, देखो स्केलर तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो स्केलर का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कोई भी हमारे पास अल्फाबेट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, वो स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स के या तो रो या फिर कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो या तो रो में अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम्स में अप्लाई करेंगे। करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स को, किसी भी रो के ऑल एलिमेंट्स में हम किसी एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए। ठीक, अब देखो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए और ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जब इस वाली प्रॉपर्टी को इस मैट्रिक्स में अप्लाई किया जाएगा तो किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये सेकंड रो है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये रो हमारे पास किस तरीके से आएगी, तो इसके सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15, यहाँ पर -10 और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, तो अगर हम R2 में मतलब R2 में ही अप्लाई कर रहे हैं तो R2 में जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 gives us R2 into 3। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको उसके आगे लिख दोगे। अगर यही काम हम R3 में कर रहे होते या फिर R1 में कर रहे होते, फॉर एग्जांपल R1 में -2 R1 करें तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम थर्ड रो में कुछ कर रहे हैं, यानी कि थर्ड रो में इस वाली प्रॉपर्टी को, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं, देन क्या होगा कि R3 इंटू 4R3, R3 में हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, 4R3 से। ठीक है, अगर मान लो इसको इसमें अप्लाई करने के बाद में हमको जो मैट्रिक्स चाहिए वो हमें मिल जाए, तो इसलिए हम इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, मतलब एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये है। ठीक, इसी वाले ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग रूप है, इनको इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मैट्रिक्स हमें मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले पे अप्लाई करेंगे, यानी कि R2 में 3R2 करना है। ठीक है, R2 में क्या करना है, 3R2 करना है। तो R1 की बात नहीं हुई है तो यहाँ पर R1 को वैसे लिख देंगे। हमको चेंजमेंट किसमें करना है, R2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये 15 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो बाकी जो लिखा है ये वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स ए जो है वो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगी जब हम इसमें ये वाला एलिमेंट, और अब हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ये वाला, इसको इसमें अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं क्या मैट्रिक्स बनने वाली है हमारे पास। ठीक है, तो जब R1 में -2R1 करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें -2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर कराओगे तो ये -4 हो जाएगा, यहाँ पर कराओगे तो -8 हो जाएगा। बाकी R2 और R3 में कुछ नहीं करना, तो उनको वैसे ही लिख देंगे, 5 -2 3, 5 -2 और 3, और ये -4 1 7, माइनस का 4 1 और 7। ठीक है, तो जब इस वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन को इसमें अप्लाई किया गया तब हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आई। ठीक है, इसी तरीके से आप इस वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन को इसमें अप्लाई करोगे तो एक और आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है। ये ऑपरेशन क्या है, इसमें हमने किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में, ठीक है, अभी आपने रो के बारे में जाना है, किसी भी कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि C2 में 2C2 करना चाहो तो आराम से यहाँ पर 2C2 कर सकते हो। ये 4 -4 और -2 सॉरी 4 -4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें 2C2 कर देंगे तब। ठीक,
थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ आर रो या फिर कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दो चीजें बताएगी। क्या? पहला तो ये है हमारे पास कि इसी मैट्रिक्स में उसके किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक, अब इसको देखो एग्जांपल एक यहाँ पर हम मैट्रिक्स ले लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है ये, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, और यहाँ पर क्या कहा गया, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, यानी कि किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स कर लेना, सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं किसी दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स के साथ, यानी कि R1 में R1 प्लस R3 कर सकते हैं, और R2 में भी R2 प्लस R1 या फिर R2 प्लस R3 कर सकते हैं, R1 में R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि किसी भी रो में, मान लो R1 में हम करना चाहते हैं R1 प्लस R3, ठीक है, तो ये तो आपके फर्स्ट और सेकंड लाइन हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे कि एडिंग ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, यहाँ पर बात हम रो की कर रहे हैं तो अभी रो में कर रहे हैं, ये आप कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है, किसी रो के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो कॉलम, इसके सारे एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट के साथ में ऐड कर सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तब इसमें ऐड करें। ठीक है, यानी कि अगर हम R3 में चाहते हैं 2 या 3 जिससे भी मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, मान लो चाहते हैं कि R3 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तब इसमें ऐड करें, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी के, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग, जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें अप्लाई किया जाएगा तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हमको चेंजमेंट करना है सिर्फ R1 में। ठीक है, तो R1 में करना क्या है, R1 में ऐड करना है R3 को, इसके सारे एलिमेंट्स को इसमें ऐड करना है, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी वो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। तो देखो, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 2 2, और 2 को जब इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 को इसमें ऐड करोगे हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 6 को इसमें ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 8 में 3 ऐड करो 11। ठीक, बाकी सेकंड और थर्ड रो को वैसे लिख देंगे, यानी कि 2 4 3 1 और 3। तो बाकी के हमारे जो रो है वो वैसे के वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो के सारे एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं, और उसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो हमें यहाँ पर 0 चाहिए होता, तब क्या करते, इस वाले में -1 से मल्टीप्लाई करते और इसमें ऐड कर देते, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट माइनस हो जाते, और जब यहाँ पर ऐड करते तो ये 0 हो जाता है ना। तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग हमको जो चीज चाहिए होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर जो हम नोट करेंगे ये हमारे पास क्या एक एलिमेंट्री ऑपरेशन की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट किया गया होगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या किया, तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में जान लिया है। ठीक है, अब इन सभी को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इनवर्स बताएंगे आपको तब ये सारी प्रॉपर्टीज में अप्लाई होंगी। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है कि किस तरीके से अप्लाई की। आई होप आप लोग इसको अप्लाई करना सीख गए होंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद में आपको 2 और चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही रिलेटेड है वो नई 2 चीजें क्या है, वो हमारे पास है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, और दूसरा है हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 नई चीजें हैं जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है।
ठीक है, यानी कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ चुके हैं तो अब हम इनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन आई होप आपको क्लियर होगा। अगर थोड़ा सा वॉइस में इधर उधर है तो थोड़ा एडजस्ट करना, बाकी जितना भी हो सकता है जितनी कोशिश करी गई आपके लिए, मेरे ख्याल से उतना आपके लिए काफी है। और अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है किस जगह पर, तो जिस भी जगह पर समझ में नहीं आया आप उस जगह का टाइम कोड लिख करके डाल देना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस और एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ज्यादा लेक्चर लंबा ना हो इसलिए दो चीजों को बता करके सारे लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पर। ठीक है, और वो इसी का पार्ट है। तो अब हम आते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इसके डेफिनेशन से रिलेटेड आएंगे, तो इसकी डेफिनेशन जाना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है इसको आप रिलेट कर पाओगे एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन कोई भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, कोई भी एक या दो हमने क्या किया, एक या उससे ज्यादा, ठीक है, एक कर लो, दो कर लो या तीन कर लो, हमने एक दो तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन उस पर अप्लाई किए, तो हमको यहाँ से क्या होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी मिलेगा। अप्लाई करने के बाद जाहिर सी बात है वो मैट्रिक्स ए तो रहेगा नहीं, कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा बी। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन किस पर अप्लाई किया गया, ए पर, तो ए से ही तो वो मैट्रिक्स बना है आगे चल के। देन हम इसको बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, और इक्विवेलेंट हम ऐसे बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो मैट्रिक्स जो है उससे ही बना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की डेफिनेशन यही है। अभी जब आपको लिख के बताएंगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पर लिख दिया जाए और एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता दिया जाए। ठीक है, देखो, इफ a matrix B is obtained from a matrix A, ठीक है, if a matrix B is obtained from a matrix A by one or more elementary transformation, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलो या ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, बात सेम है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, वन और मोर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन A and B, देन ए और बी, जो ये दोनों मैट्रिक्स है वो हमारे क्या होंगे, आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि इफ अ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, किसी ए मैट्रिक्स से कोई बी मैट्रिक्स अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं, देन क्या बोला जाएगा, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, वन और मोर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में अगर हमने एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं, तो देन हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, और जिससे मिलेगा वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। एंड वी राइट, हम इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं, वी राइट ए इक्विवेलेंट बी, इस तरीके से दिखाया जाता है कि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। अब अगर हम इसमें कोई एक रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर R1 में 2R1 कर देते हैं, ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा, देन हमें एक बी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमें जो मैट्रिक्स बी मिला है वो क्या है, वो ए से ही तो मिला है। जब ए मैट्रिक्स में इस वाली ऑपरेशन को अप्लाई किया गया तब हमको बी मिला है। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है,
अब क्या होगा, अगर हम इस मैट्रिक्स में कोई एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं देन क्या होगा, देन जो दूसरा मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा, वो भी ए के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हम इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस वाले में, क्या कि C1 में C1 प्लस 2C3 करते हैं। ठीक है, C1 में C1 प्लस 2C3 कर देंगे। अगर इस वाले में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो C1 हमारे पास ये है और ये है C3, तो C3 में 2 से मल्टीप्लाई करो और तब इसमें ऐड करो। ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो जाए 16 और 16 को जब इसमें ऐड करो तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, वैसे यहाँ पर आओ, 2 से मल्टीप्लाई करा 6 और 6 को इधर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई 4 को इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने C1 में अप्लाई करना है तो C1 में अप्लाई कर दिया, बाकी दोनों कॉलम को वैसे लिख दो, यानी कि ये 4 1 1 और यहाँ पर क्या है 8 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स C मिला। ठीक है, इस A से हमको B मिला था वो अलग है, B में हमने इस वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया तो हमको C मैट्रिक्स मिला। ठीक है, देन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो A है वो इक्विवेलेंट है C के। ठीक है, A मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो C के भी क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो इससे ही आया है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का मतलब यही होता है जो कि अभी आपको बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो अभी आपको बताया गया है वो सब। ठीक, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस के बारे में बताया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स की। ठीक है, जितना अभी तक आपको बताया गया, अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट लग रहा है या फिर जहाँ पर आपको आवाज ना समझ में आई हो, वहां पर आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए आपकी हेल्प जरूर करी जाएगी। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स की, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है और कैसे आता है इसके बारे में जानना है। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स में भी इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं और 1 मार्क क्वेश्चन भी है जो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन के पहले आप जान लो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो होता है वो कहाँ से मिलता है, हमको कैसे मतलब फाइंड किया जाएगा। ठीक, तो देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मिलेगा। अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो I2 हो या फिर I3 हो। ठीक है, I2 हो या फिर I3, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं I3 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक I3 ये है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास क्या है एक I3 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने पर, सिंगल का मतलब है कि सिर्फ एक एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने पर जो भी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाँ सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अलग अलग ही होंगे, तो अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट्री ऑपरेशन को इस पर अप्लाई करते हैं और उससे हमको दूसरा कोई मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये हमको मिला किससे है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिला है और सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने पर मिला है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम ये मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो अ मैट्रिक्स obtained by an identity matrix, a matrix obtained by an identity matrix by single elementary operation. ठीक है, a matrix obtained by an identity matrix by single elementary operation is called elementary matrix. ठीक है, is called elementary मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जो कि आपके सामने है। ठीक है, कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, वही मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको 2 से 3 एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे इसको बनाते हैं। यहां पर हम अप्लाई करेंगे R1 में R1 प्लस 3R2 करते हैं, ठीक है। इस सिंगल ऑपरेशन को इसमें अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। तो R1 में क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस 3R2 करेंगे। तो R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 में तो 0 ही आएगा, 0 को 1 में ऐड करो तो 1 रहेगा, ठीक है। 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आएगा, 3 को 0 में ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ 0 है, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करा के ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीजें वैसे लिख दो, क्योंकि R1 में चेंज करना था, R1 में चेंज हो गया है। बाकी दोनों रोज को वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स मिला है। और ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो कैसा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से दो और मैट्रिक्स फाइंड करके देखते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें ही इसी वाले मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मान लो C1 को इंटरचेंज करते हैं C3 से, ठीक है। इसमें C1 को इंटरचेंज करते हैं C3 से, तब हमको क्या मिलेगा, देखो C1 ये है, C3 ये, इसको इसके प्लेस पे ले आओ, इसको इसके प्लेस पे ले आओ, तो 0 0 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। 0 0 1 पहले आ जाएगा, बीच वाली रो वैसे ही रहेगी, बीच वाली कॉलम सेम रहेगी, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट, ठीक है। ये तो हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले कॉलम को थर्ड में ले गए और थर्ड वाले कॉलम को फर्स्ट में ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस वाले मैट्रिक्स से ये वाला मैट्रिक्स फाइंड किया है बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। देन इस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ये वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं, मान लो यहाँ पर R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 से, ठीक है। इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब हम ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, देन हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर R1 में तो कुछ करना नहीं है, R1 को वैसे लिख दो 1 0 0। R2 को R3 से क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इसको इससे और इसको इससे इंटरचेंज कर दो। तो ये वाली रो क्या आ जाएगी, उसके ऊपर वाले में, यानी कि 0 0 1 यहाँ आ जाएगा, और जो ये वाली रो है वो नीचे चली जाएगी 0 1 0, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस वाले सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने पर हमें क्या हुआ, हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला है। और ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको 3 फाइंड करके बताए हैं, तो इन सभी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो आज के इस लेक्चर में हमने 3 चीज जानी, क्या क्या, सबसे पहले हमने जाना एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में, 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पढ़े, ठीक। उसके बाद हमने आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया, उसके बाद ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, जिनसे आपके कुछ ना कुछ मार्क्स बनते हैं, ठीक है। बाकी ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर लेक्चर बनाना था, तो इसको बना दिया गया। आज के लेक्चर में इतना खत्म कर दिया है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके ही इनवर्स फाइंड करना बताएंगे, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको सीख लेना, आपके काम आएगा। अगर नहीं है और आपको जानने की इच्छा है तो इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स फाइंड करना आपको बताएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है। और अपनी बुक में भी देखना, पढ़ करके उसमें भी आपको यह टॉपिक दिया गया होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।